नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल इकाई के डेप्यूटी कमांडर अली अवेद अक्सन नईम को मार गिराने का किया दावा। आईडीएफ का अल-शिफा अस्पताल के आसपास अभियान जारी, मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रयास तेज। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, ताजा हमलों में ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना, बड़ा इलाका अंधेरे में डूबा। रूस ने बदले की कार्रवाई के तहत मालदोवा दूतावास के कर्मचारी को किया निष्कासित। पिछले दिनों मॉस्को में हुए हमले से जुड़े मामले में ताजिकिस्तान में 9 और लोगों को हिरासत में लिया गया। हमलावरों के साथ संपर्क में होने का संदेह। रूस का संदिग्धों के यूक्रेनी राष्ट्रवादियों से तार जुड़े होने का दावा। बलात्कार के आरोप के बाद उत्तरी आयरलैंड के डीयूपी नेता सर जेफरी डोनाल्डसन का इस्तीफा, गेविन रॉबिन्सन बने डीयूपी के अंतरिम नेता। दुनिया भर में परंपरा और श्रद्धा के साथ मनाया गया गुड फ्राइडे। ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को किया याद। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर को मार गिराया है। वहीं इजराइल ने हमास की आधारभूत संरचना और टनल शाफ्ट को ध्वस्त करने का भी एक वीडियो जारी किया है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी जारी है, लेकिन ये राहत सामग्री अभी भी काफी कम पड़ रही है। इजराइल ने हाल के दिनों में लेबनान के बजौरिये में किए गए हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की माने तो वो हिजबुल्लाह की तरफ भारी हथियारों से रॉकेट दागने वाले लोगों में से एक था। इजराइल उसे अपने नागरिकों पर हमला करने और इसकी योजना में शामिल रहने का जिम्मेदार मानता है। इजराइल ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। इजराइल ने अलेप्पो में भी हवाई हमले किए हैं। शुक्रवार सुबह किए गए हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में आम लोगों के साथ साथ सैनिक भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 5 हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल हैं। एक अन्य वीडियो में इजराइल द्वारा हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। आईडीएफ ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान हमास की आधारभूत संरचना और टनल शाफ्ट को ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ ने कहा कि हमास के आतंकी रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां हमास के आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज किया है। उधर अल-शिफा अस्पताल के आसपास इलाकों में लड़ाई तेज हो गई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिक नागरिकों, रोगियों, चिकित्सा टीमों और चिकित्सा उपकरणों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं। इजराइल इस अभियान के दौरान अब तक हमास से जुड़े कई लोगों को मार गिराने और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा कर रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले अल-शिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल था। यह अस्पताल ताजा लड़ाई से पहले उत्तरी गाजा में आंशिक रूप से चालू कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक था। इस बीच गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रयास भी जारी है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। रमजान के मौके पर जॉर्डन की तरफ से 50,000 मील प्रतिदिन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि जमीन के जरिए इस काम को अंजाम देना मुश्किल है, इसलिए दूसरे देशों की मदद से विमान के जरिए गाजा में राहत सामग्री गिराई जा रही है। इस काम में कई स्वयं सहायता समूह भी मदद कर रहे हैं। हमने जॉर्डन की सेना की मदद से विमान से गाजा में भोजन गिराए हैं। आज हमारा उद्देश्य रमजान के महीने के दौरान गाजा को प्रतिदिन 50,000 भोजन के पैकेट उपलब्ध कराना है।
इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्य और दक्षिण गाजा में सहायता वितरण करने वाले ट्रकों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। हालांकि अभी और ट्रकों की जरूरत है। साथ ही अप्रैल के मध्य से अंत तक समुद्री सहायता गलियारे के खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि वो गेट नंबर 96 को सहायता ट्रकों के लिए नियमित, दैनिक और बड़े पैमाने पर वितरण बिंदु बनाने के लिए भी काम कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को संभावित राफा हमले के दौरान इजराइल की मानवीय योजना के कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई व्यापक योजना देखने को नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई शराब पर एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी टैरिफ हटाने का स्वागत किया है। चीन के इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई शराब पर 3 साल का दंडात्मक शुल्क समाप्त हो गया है। साथ ही शराब उत्पादकों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत भी मिल गई है। पहली बार मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं पर कई अन्य व्यापार बाधाओं के साथ 5 साल की अवधि के लिए 218.4% तक के टैरिफ लगाए गए थे। चीन के इस फैसले से दोनों देशों के संबंधों के बीच कोविड के समय खटास आ गई थी, लेकिन अब चीन के इस फैसले से दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार हुआ है। उधर ऑस्ट्रेलिया के सहायक व्यापार मंत्री टिम आयरेस ने कहा कि उनकी सरकार भी अब कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए चीन को जीवित झींगा मछली और गोमांस निर्यात पर बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात की। भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। हमारे रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Glad that despite some of our bilateral mechanisms have also met, I think this has created a certain momentum in our bilateral relationship. And today, after this discussion in the afternoon, we look forward also to the meeting of the Intergovernmental Commission. वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि भारत और यूक्रेन पारंपरिक मित्र रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और यूक्रेन को मिलकर वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। Have been traditional friends, but I think there is much more that we can do and should do, not only in the interest of our nations, but also in the interest of global development and security architecture. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। समय बीतने के साथ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तेजी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के कारण यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। इस बीच ताजिकिस्तान ने पिछले हफ्ते मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए हमले के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों को हिरासत में लेने के ऑपरेशन में रूसी सुरक्षा बल भी शामिल थे। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं।
ताजा हमलों में रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने एक बार फिर मध्य और पश्चिमी हिस्से में थर्मल और पनबिजली संयंत्रों को निशाना बनाया है। पहले से ही क्षतिग्रस्त ऊर्जा अवसंरचनाएं इस हमले के बाद बुरी तरह लड़खड़ा गई हैं। यूक्रेनी सेना ने 58 ड्रोन हमलों के साथ 26 मिसाइल हमलों को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन के ईंधन और ऊर्जा क्षेत्रों को निशाना बनाया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि 6 यूक्रेनी क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और लोगों को बचाने के लिए अधिक वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि 10 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। रूस ने खार्किव में ऊर्जा सुविधाओं पर 15 से अधिक हमले किए, जिससे शहर के अधिकांश हिस्से में बिजली गुल हो गई है। बिजली कटौती के कारण पानी की आपूर्ति में काफी दिक्कत होने के साथ विद्युत परिवहन, मेट्रो और ट्रॉली बस नेटवर्क बंद हो गए हैं। कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है, हमें अपने लोगों से संपर्क करना होगा। हमें वहां जाकर देखना होगा कि क्या हो रहा है। इस बीच नाटो सदस्य रोमानिया ने कहा है कि उसने ड्रोन से मिलता जुलता टुकड़ा यूक्रेन से लगे अपने इलाके में बरामद किया है। रूस मिसाइल और ड्रोन से पश्चिमी और मध्य यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अगर किसी नाटो देश पर हमला होता है तो उसके रक्षा के लिए सभी सदस्य देशों की बाध्यता होती है। लेकिन रोमानिया ने कहा है कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन रोमानिया को जानबूझकर निशाना बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है। रविवार को एक रूसी मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में जा गिरी थी। इस बीच यूक्रेन को विश्व बैंक कार्यक्रम के तहत 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई है। यूक्रेन अपने पश्चिमी साझेदारों से वित्तीय सहायता पर निर्भर है, लेकिन इस साल के पहले 2 महीनों में विदेशी वित्त पोषण कम हो गया है। अमेरिकी सहायता पैकेज को कांग्रेस में रिपब्लिकन ने महीनों से रोक रखा है। विश्व बैंक सहायता की नई किस्त को ब्रिटेन और जापान द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इससे पहले इस महीने यूक्रेन को यूरोपीय संघ ब्रिजिंग फाइनेंस प्रोग्राम के तहत 4.5 बिलियन यूरो की पहली किस्त मिली थी। इस बीच अमेरिकी राहत पैकेज को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष माइक जॉनसन से फोन पर बात की। अग्रिम मोर्चों पर मौजूदा स्थिति, शहरों पर रूस के निरंतर हमलों के बारे में उन्हें अवगत कराया है। रूस का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और इसे केवल यूक्रेनी सैनिकों को मजबूत करके ही रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध से संबंधित प्रस्ताव को वीटो किए जाने के एक दिन बाद रूस ने कहा कि विश्व प्रमुख शक्तियों को प्योंगयांग के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अमेरिका द्वारा प्रायोजित सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के जरिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना था, लेकिन रूस के वीटो से अब इसका संचालन रुक जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब कोरियाई प्रायद्वीप की समस्याओं के संबंध में पुराने हथकंडों का उपयोग नहीं कर सकता है। उधर रूस के अभियोजकों ने न्याय मंत्रालय से सोवियत पॉप संगीत से जुड़ी अल्ला पुगाचेवा को विदेशी एजेंट के रूप में लेबल करने के लिए कहा है। ताजिकिस्तान ने पिछले हफ्ते मॉस्को के बाहरी इलाके में क्रोकस सिटी हॉल संगीत स्थल पर हुए हमले के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कम से कम 143 लोग मारे गए थे। संदिग्धों को हिरासत में लेने के ऑपरेशन में रूसी सुरक्षा बल भी शामिल थे। संदिग्धों को राजधानी दुशांबे में हिरासत में लिया गया था और उन पर हमलावरों के साथ संपर्क में होने का संदेह था। इस मामले में रूसी जांचकर्ताओं का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास कॉन्सर्ट हॉल हमले में यूक्रेनी राष्ट्रवादियों से जुड़े पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि यूक्रेन ने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। वहीं इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी रूसी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उधर पिछले शुक्रवार के हमले की जिम्मेवारी आईएसआईएस के आतंकवादी समूह ने ली है, जो अफगानिस्तान में स्थित स्वयंभू इस्लामिक स्टेट की एक शाखा है। उत्तरी आयरलैंड की सबसे बड़ी संघवादी पार्टी ने अपने नेता जेफरी डोनाल्डसन के शुक्रवार को पद छोड़ने के बाद गेविन रॉबिन्सन को अंतरिम पार्टी नेता नियुक्त किया है। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने कहा कि डोनाल्डसन ने अपने ऊपर ऐतिहासिक प्रकृति के आरोप लगाए जाने की पुष्टि के बाद पद छोड़ दिया। रॉबिन्सन ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में 61 वर्षीय डोनाल्डसन उत्तरी आयरलैंड की सरकार में कोई पद नहीं रखते हैं। आयरलैंड की सरकार के साथ सत्ता साझा करना ये क्षेत्र के 1998 के शांति समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2 साल के निलंबन के बाद पिछले महीने ये प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। उनका इस्तीफा डीयूपी के लिए उतार चढ़ाव भरे दौर और इस साल के अंत में ब्रिटिश संसद के चुनावों की उम्मीद के बीच आया है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया है। कोलंबिया ने अर्जेंटीना के कई राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। दरअसल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने कोलंबिया के नेता गुस्तावो पेट्रो को एक साक्षात्कार में आतंकवादी, हत्यारा और कम्युनिस्ट कहा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अक्सर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के ताजा बयान से कोलंबिया के साथ संबंध बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर जेवियर माइली की टिप्पणी से कोलंबिया इस कदर भड़का हुआ है कि उसने अर्जेंटीना के कई राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित करने का फैसला सुना दिया है। माइली ने एक इंटरव्यू में पेट्रो को आतंकवादी, हत्यारा और कम्युनिस्ट कहा था। हालांकि ये इंटरव्यू पूरा प्रसारित नहीं किया गया। इसी साक्षात्कार में उन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति को भी लापरवाह बताया। माइली की इसी तरह की टिप्पणी के कारण कोलंबिया ने जनवरी में अर्जेंटीना से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। पेट्रो को कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद घरेलू स्तर पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन माइली की टिप्पणी पर यहाँ के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ये नहीं बदलेगा कि दुनिया कोलंबिया को कैसे देखती है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं बदलेगी। ये उन बुरी चीजों को भी नहीं बदलेगी जो हमारे साथ हो रही हैं। पेट्रो 1980 के दशक में M19 गोरिल्ला समूह के सदस्य थे। हालांकि समूह अब बिखर चुका है। 1985 में सरकार के साथ युद्ध के दौरान M19 ने बोगोटा में महल पर हमला कर 300 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। महल को खाली कराने के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को कोलंबिया में आतंक के 28 घंटे के रूप में जाना जाता है। मौजूदा राष्ट्रपति पेट्रो M19 गोरिल्ला समूह के सदस्य जरूर थे, लेकिन उन्होंने पहले ऑफ जस्टिस पर हमले में भाग नहीं लिया। उस समय समूह से जुड़े होने के कारण वे जेल में थे। हालांकि पेट्रो ने M19 से अपने अतीत से जुड़े कभी किसी रहस्य को उजागर नहीं किया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति माइली को अपनी टिप्पणियों पर फिर से गौर करने की जरूरत है। अगर आप किसी को उसके सामने सच्चाई बताते हैं तो निसंदेह उसे दुख होगा।
पेट्रो को सिर्फ कोलंबिया से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव के 2 उम्मीदवार भी पेट्रो के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोलंबिया और अर्जेंटीना के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से स्थिर ही रहे हैं, लेकिन पिछले नवंबर में माइली की आश्चर्यजनक जीत के बाद से दोनों देशों के संबंधों में खटास आती जा रही है। 53 वर्षीय माइली की आक्रामक शैली की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में बतौर उम्मीदवार गर्भपात और यौन शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दे पर उनका रूढ़िवादी रुख सामने आया। उस समय पेट्रो ने माइली की टिप्पणियों की तुलना एडोल्फ हिटलर से की और उनकी जीत को लैटिन अमेरिका के लिए दुखद क्षण बताया था। माइली अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के बीच सत्ता में आए जब मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 200% से अधिक चल रही थी, जबकि 40% से अधिक आबादी गरीबी की चपेट में थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट के पुल के पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए आपातकालीन निधि में $60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। संघीय राजमार्ग प्रशासन ने बताया कि मैरीलैंड परिवहन विभाग से अनुरोध प्राप्त होने के कुछ घंटों के भीतर ढह गए पुल के पुनर्निर्माण के लिए त्वरित धनराशि जारी कर दी गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत लिम्पोपो में एक बस दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। दक्षिण अफ्रीका के परिवहन विभाग ने घटना की पुष्टि की है। परिवहन विभाग के अनुसार बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस ममतलाकला के पास एक पुल पर लगे अवरोधकों से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पुल से आगे निकलकर पलट गई और उसमें आग लग गई। जानकारी के अनुसार बस ईस्टर तीर्थयात्रियों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से लिम्पोपो के एक शहर मोरिया जा रही थी। मुहुजी कैनरुगुबागा को पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा के नए रक्षा बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 49 वर्षीय मुहुजी युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी के वो पुत्र हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुसेवेनी ने ही की है। 38 वर्षों तक युगांडा का नेतृत्व करने वाले मुसेवेनी ने सेना के वर्तमान नेता जनरल विल्सन मबादी की अध्यक्षता में एक औपचारिक हैंडओवर समारोह में अपने बेटे कैनरुगुबागा को नई जिम्मेवारी सौंपी। कैनरुगुबागा की सेना के शीर्ष कमांडर के रूप में तैनाती से युगांडा को उम्मीद है कि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ अमन कायम करने में कामयाब होंगे। बता दें कि युगांडा की सेना क्षेत्रीय शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उसकी टुकड़ियां तैनात हैं, जहां युगांडा के सैनिक इस्लामी विद्रोहियों से लड़ने में दोनों देशों को मदद कर रहे हैं। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। विभिन्न देशों में ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। इस दिन तमाम लोग यीशु के लिए उपवास भी रखते हैं।
गुड फ्राइडे का इतिहास करीब 2005 साल पुराना माना जाता है। आइए आपको इसी इतिहास को समेटे एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांधे पर लकड़ी का क्रॉस उठाए ईसा मसीह के दुखों को याद करते, भजन कीर्तन करते जुलूस की शक्ल में यरूशलेम के पवित्र से पलकर चर्च की ओर बढ़ते लोग। सिर्फ यरूशलेम ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखा इससे मिलता जुलता नजारा। ये गुड फ्राइडे का आयोजन है जो ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए बेहद खास है। इसे ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। इस साल ईस्टर संडे 31 मार्च को है। माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह यानी यीशु को तमाम यातनाएं देने के बाद सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर याद करते हैं। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना करते हैं। तमाम लोग यीशु के लिए उपवास भी रखते हैं। उपवास को करने के बाद मीठी रोटी बनाकर खाई जाती है। इस दिन चर्च में घंटी की बजाय लकड़ी के बने बॉक्स को बजाया जाता है। लोग दान पुण्य वगैरह करते हैं और बढ़ चढ़कर अच्छे काम करते हैं। साथ ही इस दिन प्रभु यीशु के उपदेशों का स्मरण किया जाता है। ईसा मसीह को ईसाई समुदाय में ईश्वर का बेटा कहा गया है। ईसाई धर्म के अनुयायियों का मानना है कि प्रभु ईसा ने इंसानों की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। यीशु को यहूदी शासकों ने शारीरिक और मानसिक रूप से कई यातनाएं दी और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तब भी उन्होंने अपने भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह की इसी दयालुता को आज के दिन याद किया जाता है और लोगों को माफ करने का संदेश दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि ईसा मसीह की तरह ही इंसानों में लोगों को माफ करने और दया करने की भावना पैदा हो। गुड फ्राइडे का इतिहास करीब 2005 साल पुराना है। तब यीशु यरूशलेम में रहकर मानवता के कल्याण के लिए भाईचारे, एकता और शांति के उपदेश देते थे। लोगों ने उनको परमात्मा का दूत और उनकी संतान मानना शुरू कर दिया था। आम लोग उनकी बातों से बेहद प्रभावित होते थे। यह बात तत्कालीन यहूदी शासकों को नागवार गुजरी। उन्होंने यीशु पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें सलीब पर लटका दिया। सलीब पर चढ़ाने से पहले उन पर बेइंतहा जुर्म किए गए। उन्हें कांटों भरा ताज पहनाया और उन्हें सलीब को अपने कंधे पर ले जाने के लिए बेबस और मजबूर किया। सबसे आखिर में उनके हाथों में कील ठोंकते हुए उन्हें सलीब से लटका दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हो रहा है देश, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक,